हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की सारी स्कीम्स कवर करने वाले हैं और आगे भी बची हुई मिनिस्ट्रीज़ की बहुत जल्द ही सारी स्कीम्स को कवर करेंगे। तो यदि अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी 2020 के सारे करेंट अफेयर्स की वीडियो अभी आनी बाकी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत दो डिपार्टमेंट्स आते हैं, एक है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और दूसरा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, जिसे पहले हम DIPP के नाम से भी जानते थे। तो अब इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमें इन्हीं दो डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में स्टडी करनी है। तो बात करते हैं चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम की। तो यह 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के लिए सेंट्रल सेक्टर की कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक अम्ब्रेला स्कीम है। इस स्कीम में करना ये होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, पर्यटन, कानूनी सेवाएं, वित्त सेवाएं, इन जैसी सेवाओं के कुछ चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान करना है। मतलब 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर को पहचानना है और उनके विकास के लिए ध्यान केंद्रित करना है उन पर, ताकि इन क्षेत्रों के क्षेत्रीय और नियामकी सुधार, सेवा मानक, डेटा सुरक्षा आदि से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया जा सके और नवाचार को बढ़ाया जा सके, ताकि इन क्षेत्रों में कंपटीशन और प्रोडक्टिविटी बढ़े और इन विशेष सर्विस सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट देने का कार्य करते हुए सर्विसेज के निर्यात को भी बढ़ाया जा सके। और इन सब कार्यों के लिए जो भी सर्विस सेक्टर चुना जाएगा तो उससे संबंधित डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री उसका नोडल एजेंसी होगा। मतलब जैसे IT सेक्टर में यदि हम कार्य कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी होगी। तो इस स्कीम को डिस्कस करने के बाद अब हम आगे बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की। तो इस योजना के नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत नए उद्यमियों को मौका दिया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी और नवाचार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब यह जो स्कीम है यह अपने 3 पिलर्स पर काम करती है, जिसमें पहला पिलर है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग्स। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति स्टार्टअप कर रहा है उसे सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की जाती है और इनकी सहायता के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल की भी शुरुआत की गई है और स्टार्टअप इंडिया हब भी बनाए गए हैं और नवाचारों के लिए कम लागत पर कानूनी सहायता और तुरंत पेटेंट की जांच की सुविधा प्रदान की गई है और स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद करने के लिए आसान मानदंड और त्वरित निकासी नियम की भी व्यवस्था की गई है। तो यह था पहला पिलर। अब दूसरा पिलर है अनुदान सहायता और प्रोत्साहन, मतलब फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। तो विभिन्न स्टार्टअप करने वालों को इनिशियल स्टेट में सहायता प्रदान करने के लिए फंड ऑफ फंड के रूप में सिडबी को स्थापित किया गया है, जो 10,000 करोड़ रुपए के कोष के रूप में स्थापित है। अब यह जो सिडबी है यह अपने फंड को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की पूंजी में भागीदारी करके इन्वेस्ट करती है और इन AIFs को डॉटर फंड के रूप में देखा जाता है, जो बदले में इक्विटी या इक्विटी लिंक साधनों के माध्यम से स्टार्टअप्स पर निवेश करते हैं। और सिडबी के माध्यम से क्रेडिट गारंटी फंड भी है स्टार्टअप्स के लिए। अब इस योजना का तीसरा पिलर है टैक्स में छूट देना। अब इसके लिए यदि कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप के लिए असेट्स की खरीद करता है तो यदि वह उसके लिए अपने आवासीय घर या भूखंड को बेचता है तो उससे उत्पन्न होने वाले लाभ पर कर में छूट दी जाएगी। फिर यदि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्टेड फंड में यदि 50 लाख तक का निवेश करता है वह व्यक्ति, तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर भी कर में छूट मिलेगी। आयकर में छूट दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 7 ईयर्स के अंदर अंदर आने वाले 3 लगातार सालों के लिए। अब इस स्कीम में अपडेट यूँ है कि अभी अभी जो आयकर अधिनियम में संशोधन हुआ है उसके अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए जो शेयर होल्डिंग है उसे 50% से घटाकर 25% कर दिया गया है। तो ये सारी बातें थी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की। अब आगे बात करते हैं मेक इन इंडिया की। तो यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी ही आत्मनिर्भर भारत के लिए पहल स्टार्ट की है। तो चलिए देखते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है। तो इसका
उद्देश्य भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश स्थल, वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण हब के रूप में परिवर्तित करना है। अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम 4 पिलर पर बेस्ड है, जिसमें पहला पिलर है न्यू प्रोसेस, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करके उद्यमिता को बढ़ावा देता है। अगला पिलर है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटी का विकास किया जाएगा और इन क्षेत्रों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई स्पीड इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए भी तीव्र प्रणाली का यूज़ किया जाएगा। अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम का अगला पिलर है न्यू सेक्टर्स, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोल दिया जाएगा और इनके अंतर्गत रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण और रेलवे अवसंरचना जैसे क्षेत्र आएंगे। अब इस योजना का अगला पिलर है न्यू माइंडसेट। इसके अंतर्गत सरकार जो है वह उद्योगों के विकास के लिए सहायक की भूमिका निभाएगी, ना कि विनियामक की। तो ये सारी बातें थी मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना की, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम की। तो इस योजना के अंतर्गत जो देश में एक्सपोर्ट लिंकेजेस हैं ना, जैसे सीमावर्ती हाट हैं, कोल्ड चेन है, ड्राई पोर्ट्स हैं, तो इन सभी के साथ मिलकर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और जो अभी उपलब्ध अवसंरचनाएं हैं उनमें सुधार करना है और यह सुधार सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके करेगी, ताकि निर्यात अवसंरचनाओं में जो अंतराल है उसे समाप्त किया जा सके और एक्सपोर्ट कंपटीशन को बढ़ाया जा सके। और सेंट्रल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन करना और एक्सपोर्ट से रिलेटेड परियोजनाएं जो होती हैं उनमें फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाना, गुणवत्ता और प्रमाणीकरण के मानकों का निर्धारण भी करना। तो ये सभी इस योजना के उद्देश्य हैं। अब इस स्कीम में आने वाली जो एजेंसीज़ हैं जिन्हें अनुदान मिलेगा वो होंगी सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज़, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटीज़ बोर्ड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटीज़ और अपेक्स ट्रेड बॉडीज़। अब इन्हें दिया जाने वाला जो वित्त पोषण अनुदान है उसमें सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार 50% इन्वेस्ट करेगी तथा उत्तर पूर्व तथा हिमालयी राज्यों के लिए अनुदान कुल इक्विटी का 80% होगा। चलिए अब इस परियोजना के बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम की। इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी उपज होती है, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है इस योजना में। अब यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें जो भी माल भाड़ा लग रहा है, तो माल भाड़े में आंशिक रूप में वित्तीय सहायता डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र की जाती है ताकि ट्रेडर की एक्सपोर्ट में थोड़ी हेल्प की जा सके। अब इसके अंतर्गत परिवहन और विपणन सहायता में हवाई मार्गों और समुद्री मार्गों दोनों को कवर किया जाता है। और इस योजना को 2015 से 20 में विदेश व्यापार नीति में भी शामिल किया जाएगा और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी गया है। तो ये सारे डिटेल्स थे ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम के। चलिए अब अगली स्कीम की बात करते हैं, जो है स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो इस स्कीम को 2020 में प्रारंभ किया गया है, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम का स्थान लेगी और यह योजना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुरूप है। अब इस योजना में जो निर्यात किए गए प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर लगने वाले शुल्क और टैक्सेस पर छूट प्रदान की जाती है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि अभी भी जीएसटी में कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिन पर निर्यात के लिए रिफंड प्रोवाइड नहीं किया जाता, जैसे ट्रांसपोर्ट में यूज़ किए जाने वाला जो ईंधन है उस पर लगने वाला वैट, मंडी टैक्स, विनिर्माण के दौरान लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर शुल्क आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। तो इन पर छूट देने के लिए योजना के तहत पहले तो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन किया जाएगा और सीधे निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट दी जाएगी। और इस योजना में कौन कौन से क्षेत्र कवर होंगे तो उसका डिसीज़न डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लेगा। और यह योजना इसीलिए लाई गई है ताकि भारतीय प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सारे डिटेल्स थे रोड टेप स्कीम के।
अब बात करते हैं सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम की। तो इससे पहले जो सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम चल रही थी, उसके बदले में इस योजना को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 के तहत शुरू किया गया है। अब इस योजना में कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज लिस्टेड हैं जिनके सर्विस प्रोवाइडर्स को शुद्ध विदेशी मुद्रा आय पर 3 या 5% की दर से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। मतलब जो विदेशों से सर्विस प्रोवाइड करके हमें आय प्राप्त हो रही है, उसका 3 या 5% की दर से लाभ प्रदान किया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर्स को। अब ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्राप्त होगी इन्हें, उसका यूज़ ये सर्विस प्रोवाइडर्स केंद्रीय शुल्कों या करों के भुगतान के लिए भी कर सकते हैं। तो ये थी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम की। तो इसके अंतर्गत कोई भी ट्रेडर उत्पादन के पहले, उत्पादन के समय या उत्पादन के बाद किसी भी पूंजीगत वस्तु का आयात करता है तो उसे 0 सीमा शुल्क देना होगा। लेकिन यह स्कीम इंपोर्ट करने से रिलेटेड नहीं है। इसका मोटो है कि भारत में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। तो इस स्कीम को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप एक मशीन का आयात करते हैं किसी दूसरे देश से। तो मान लीजिए वो मशीन 1 करोड़ की आ रही है और उसे हमारे देश में लाने में आपको 20 लाख रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो जो सीमा शुल्क है वह सरकार हमसे नहीं लेगी, मतलब 20 लाख रुपए का हमसे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके बदले सरकार हमसे यह उम्मीद करती है कि आपकी जो 20 लाख रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी बची है, तो अगले 6 वर्षों के अंदर अंदर आप जो उस मशीन से प्रोडक्ट बनाएंगे उसका 6 गुना आपको एक्सपोर्ट करना होगा बाहरी देशों में। मतलब यदि 20 लाख रुपए आपने बचाए तो 120 लाख रुपए का आपको एक्सपोर्ट करना होगा अगले 6 वर्षों के अंदर अंदर। तो ये सारे डिटेल्स थे ईपीसीजी स्कीम के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली योजना है रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, इलायची और तंबाकू के उत्पादों से संबंधित, तो इन सभी की फसलों को फसल बीमा या क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब यदि इन फसलों में प्रतिकूल मौसम, कीटों के हमले, अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण यदि किसानों की आय में क्षति होती है, तो इन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा इस स्कीम में। और होने वाली हानियों पर बीमा कंपनियां जोखिम संरक्षण प्रदान करेंगी। अब इस स्कीम को सितंबर 2016 में 2 वर्षों के लिए 7 राज्यों के 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। और ये स्टेट हैं पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम और तमिलनाडु। तो ये सारे डिटेल्स थे इस स्कीम के बारे में। अब आगे बात करते हैं निर्यात बंधु योजना के बारे में। तो यह स्कीम 2011 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 से 14 के भाग के रूप में प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमी हैं, मतलब जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस क्षेत्र में, तो उन्हें परामर्श प्रोवाइड करना है। मतलब प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को एक्सपोर्ट या ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि भारत में एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। चलिए अब निर्यात बंधु के बाद देखते हैं ई बिज़ के बारे में। तो ई बिज़ का क्रियान्वयन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तथा इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और यह ई बिज़ जो इन्वेस्टर्स होते हैं और बिजनेसमैन हैं, उन्हें भारत में बिजनेस स्टार्ट करने से संबंधित सारी जानकारियां देगा। और बिजनेस स्टार्ट करने में जो लाइसेंस और परमिट से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनके लिए ई बिज़ 24/7 ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम है जो कुशल और सुविधाजनक गवर्नमेंट टू बिजनेस सेवाएं प्रोवाइड करता है। चलिए अभी भी इसके बाद बात करते हैं इनोवेट इंडिया की, जो है स्कीम फॉर आईपीआर अवेयरनेस क्रिएटिव इंडिया। तो इस स्कीम को DPIIT के मार्गदर्शन और तत्वाधान में सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2017 से 2020 में देश के छात्रों, युवाओं, लेखकों और कलाकारों को अन्वेषकों तथा पेशेवरों के माध्यम से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जागरूकता प्रदान करना है ताकि वे अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को संरक्षित करने में सक्षम बन सकें।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम की। तो इस प्रोग्राम को DPIIT के तहत इन्वेस्ट इंडिया ने इसे एनर्जी सेक्टर के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया है। अब इस स्कीम के नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत जो भी ऊर्जा स्टार्टअप्स हैं वे अपने प्रोडक्ट्स को विभिन्न कॉरपोरेशंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जो ही ऊर्जा स्टार्टअप ये कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाती है। अब यह स्कीम 3 महीने का कॉरपोरेट एक्सेलरेशन प्रोग्राम है जिसमें एनर्जी स्टार्टअप्स को अवसर मिलता है कि वे अपने प्रोडक्ट्स को कॉरपोरेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकें। अब इस स्कीम के बाद बात करते हैं स्टार्टअप वीमेन एंड यूथ एडवांसमेंट को, जिसे स्वायत्त पहल के नाम से जाना जाता है। तो इस पहल के अंतर्गत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ताकि ई लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म की। तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा व्यवसायों और निवेशकों को भारत के द्वारा कोविड-19 के संबंध में जो भी सक्रिय प्रतिक्रिया की जा रही है उसके रियल टाइम इन्फॉर्मेशंस की सभी अपडेट प्रोवाइड करेगा यह मंच। अब यह प्लेटफॉर्म कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उनकी निगरानी करता है और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के संबंध में नवीनतम जानकारियां भी प्रदान करता है तथा ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से आने वाले विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देता है तथा शिकायतों का समाधान भी करता है। तो इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सारी स्कीम्स कवर कर ली हमने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली मिनिस्ट्री की बात करते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और इन्हीं दोनों क्षेत्रों पर काम करती है यह मिनिस्ट्री। तो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहली योजना है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। अब यह जो मिशन है यह 3 सिद्धांतों पर बल देता है। पहला सार्वभौमिकता, मतलब प्रत्येक स्थान तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना। दूसरा सिद्धांत है वहनीयता या अफोर्डेबिलिटी, मतलब हर व्यक्ति के पास आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना इसकी। और तीसरा सिद्धांत है गुणवत्ता या क्वालिटी, मतलब ब्रॉडबैंड इस्टेब्लिश करने के बाद उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन में सभी गांवों में वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाना है। अब इसके अंतर्गत ऑप्टिकल केबल फाइबर रूट जो है उसका 30 लाख किलोमीटर तक विस्तार करना है और 2024 तक इसके लगाए जाने वाले टावर्स का घनत्व प्रति 1000 की जनसंख्या में 1 टावर इस्टेब्लिश करना है। और टावर के साथ ही डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल फाइबर मैप भी तैयार करना है तथा मोबाइल और इंटरनेट की सुविधाओं में गुणवत्ता बढ़ाई जानी है और एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स भी तैयार किया जाना है। अब नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के लिए सरकार और विभिन्न उद्योगों के द्वारा 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और साथ ही यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो कि एक सांविधिक निकाय है उसके माध्यम से भी 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। चलिए अब इस योजना के बाद बात करते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट की। अब इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। तो इस योजना की भी फंडिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कर रहा है और यह योजना 3 चरणों में काम कर रही है जिसमें पहले और दूसरे चरण कंप्लीट भी हो चुके हैं। चलिए इन चरणों की बात कर लेते हैं। तो पहले चरण में 31 दिसंबर 2017 तक भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर 1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है और दूसरे चरण के अंतर्गत मार्च 2019 तक भूमिगत फाइबर ओवर पावर लाइन, रेडियो और सैटेलाइट मीडिया इन सभी साधनों के माध्यम से 2,50,500 पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। अब इस योजना का तीसरा चरण चल रहा है जिसमें 2019 से 2023 तक रिंग टोपोलॉजी के साथ जिलों और ब्लॉक के बीच फाइबर केबल्स बिछाए जाएंगे और साथ ही इसे मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक नेटवर्क भी बनाया जाएगा। और योजना के ये सारे कार्य
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नामक एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब भारत नेट प्रोजेक्ट के बाद बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान स्कीम की। तो इस स्कीम के अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा 1000 से अधिक संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान की स्थापना की बात की जा रही है। अब प्रारंभ में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में यह योजना 10,000 लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जा रही है, जिसमें युवाओं को टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र से रिलेटेड प्रशिक्षण प्राप्त होगा। तो इस योजना के बाद बात करते हैं तरंग संचार की। तो तरंग संचार एक वेब पोर्टल है जिसमें मोबाइल टावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी उत्सर्जन के संबंध में सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मतलब एक मोबाइल टावर स्वयं से कितने फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहा है, ये सारी सूचनाएं इस वेब पोर्टल में मिलेंगी हमें। और ये पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विभिन्न उद्योगों के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में चला रहा है। तो ये सारी योजनाएं थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से संबंधित योजनाओं की, जिसमें पहली स्कीम है दर्पण स्कीम, जो है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। तो इस स्कीम के अंतर्गत डाक विभाग की सेवाओं की गुणवत्ता तो बढ़ानी ही है, लेकिन साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की जो आबादी बैंकों से रिलेटेड सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है, तो उन सभी को डाकघर के माध्यम से बैंकिंग से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अब इस दर्पण योजना में अपडेट यूँ है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और ग्रामीण डाक जीवन बीमा नीतियों के जो प्रीमियम होते हैं उनके कलेक्शन के लिए दर्पण PLI एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। तो ये सारी बातें थी दर्पण स्कीम की। अब अगली स्कीम है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जीवन बीमा की सेवाएं प्रदान करना उद्देश्य रखा गया है। मतलब इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक राजस्व जिले में से कम एक गांव को चुना जाएगा जिसमें मिनिमम 100 परिवार होंगे, और गांव के प्रत्येक परिवार को ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान की जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत ही सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को चिन्हित किया गया है। मतलब सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों को लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। चलिए अब डाक विभाग से रिलेटेड अगली योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसमें स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। तो इस नाम को देखकर ही स्पष्ट हो जाता है कि इस योजना के अंतर्गत 6वीं से 9वीं के उन सभी बच्चों का चयन किया जाएगा जिनमें डाक टिकट्स को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे कुछ छात्रों का चयन करके हर साल उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, और इसके माध्यम से यह योजना डाक टिकट्स के संग्रहण और अध्ययन को बढ़ावा देती है। तो चलिए स्पर्श योजना के बाद अगली स्कीम की बात करते हैं, जिसका नाम है कूल EMS सर्विस या कूल एक्सप्रेस मेल सर्विस भी कह सकते हैं जिसे। तो यह सेवा जापान से भारत की ओर एक तरफा सेवा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी भारत का ग्राहक व्यक्तिगत रूप से जापानी खाद्य पदार्थों का आयात कर सकता है। मतलब भारतीय नियमों के तहत अनुमति दी गई है कि हम जापान से किसी भी खाने योग्य पदार्थ का ऑर्डर दे सकते हैं, और जापान से वह खाद्य पदार्थ जापानी पोस्ट के द्वारा एक कोल्ड बॉक्स में या ठंडे बक्से में आएगा। इसीलिए इस योजना का नाम है कूल EMS सर्विस। चलिए तो इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की सारी स्कीम्स कवर होती हैं, और आज का वीडियो भी हम यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ अन्य मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।